मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर आयरन मैन 1 की एंडिंग होती है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से। यानी कि आयरन मैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट करता है कि आई एम आयरन मैन, और ये न्यूज टीवी पर भी चल रही होती है जहां पर एक आदमी इवान नाम का इसको देख रहा होता है। जब ये न्यूज देख रहा होता है तो उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा रोता है और वो कहता है कि मैं आयरन मैन से बदला जरूर लेकर रहूंगा। दरअसल इवान का फादर एंटन वैंग को स्टार्क इंडस्ट्रीज के लिए ही काम किया करता था। इसके बाद वो एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर के ऊपर काम करना शुरू कर देता है जो आयरन मैन के रिएक्टर की तरह ही होता है। कुछ ही दिन के बाद ये आर्क रिएक्टर तैयार हो जाता है और इवान इसे नाम देता है विप्लैश। ये एक इस तरह का रिएक्टर होता है जो किसी भी मेटल के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। इस बात के बाद 6 महीने गुजर जाते हैं जहां पर हम आयरन मैन को देखते हैं। वो एक सिटी में एक्सपो कर रहा होता है, साथ ही साथ उसने वो आयरन मैन की ड्रेस भी पहनी हुई थी। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि गवर्नमेंट आयरन मैन के सूट के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही है कि वो इसे मिलिट्री को डोनेट कर दे और टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करे। दरअसल आयरन मैन अपने फादर की लेगेसी को आगे लेकर जाना चाहता था। टोनी स्टार्क उस एक्सपो से बाहर निकलता है, तभी उसके पास एक लेडी आकर उसे एक लेटर देती है जो कि कोर्ट की तरफ से होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को कोर्ट में बुलाया जाता है और वहां पर वो देखता है कि उस कोर्ट के अंदर चारों तरफ आर्मी के ऑफिसर्स हैं, और जज उससे कहता है कि ये आर्क रिएक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो कि एक आम इंसान और तुम्हारे जैसे इंसान के पास नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें ये आर्मी को देना होगा। इसके जवाब में टोनी स्टार्क कहता है कि ये सूट मैंने तैयार किया है और इस पर मैंने बहुत सारी रिसर्च की है और इस सूट को सिर्फ मैं ही ऑपरेट कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये सूट आर्मी को नहीं दूंगा। टोनी स्टार्क यहीं पर नहीं रुकता, वो और भी कहता है कि ये सिर्फ मैंने ही बनाया है और इस पर मेरी मेहनत लगी है, इसलिए आयरन मैन सिर्फ मैं ही बन सकता हूँ और मेरे अलावा कोई भी आयरन मैन नहीं बन पाएगा। ये कहने के बाद टोनी स्टार्क वहां से जाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर उसका एक पुराना दोस्त मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है। इस पार्ट के अंदर पहले वाले पार्ट की जगह किसी दूसरे इंसान को लिया गया है जो उसी का रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद उसका फ्रेंड भी कोर्ट की सपोर्ट में बोलता है। वो कहता है कि ये सूट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और ये आर्मी के पास ही होना चाहिए, लेकिन इसकी बात पर भी टोनी स्टार्क नहीं मानता। तभी वहां पर हम देखते हैं कि एक वेपन एक्सपर्ट को बुलाया गया है जो यही बात कहता है कि ये सूट आर्मी के पास ही होना चाहिए, लेकिन टोनी स्टार्क किसी की भी बात नहीं मानता। टोनी स्टार्क अपनी सफाई में कहता है कि मैं जानता हूं कि आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है क्योंकि एक इंसान है जो इस सूट को हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसने मेरे सूट जैसे बहुत सारे सूट्स बनाए हैं लेकिन वो इन सूट्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो जब कोई एक ऐसा इंसान जो इस टेक्नोलॉजी को जानता है उसके बावजूद भी ये सूट को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या आप लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे? इसी के साथ साथ टोनी स्टार्क उस आदमी की फुटेज भी दिखाता है जो बहुत सारे सूट्स बना करके नाकामयाब रहा। टोनी स्टार्क कहता है कि आप मेरे यकीन जानिए, इस सूट को सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूं, अगर किसी और के हाथ में ये सूट चला गया तो इससे बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है, तबाही हो सकती है। टोनी स्टार्क की ये बात सब लोगों को समझ में आ जाती है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवान अपने विप्लैश के ऊपर काम करने के बाद उसको कंप्लीट कर चुका है और ये एक बहुत ही खतरनाक वेपन में तब्दील हो गया है। साथ ही साथ आयरन मैन भी अपने सूट को और भी ज्यादा एडवांस बनाने में लगा हुआ था। टोनी स्टार्क को पता लगता है कि जिस आर्क रिएक्टर का वो इस्तेमाल अपनी डेथ को बचाने के लिए कर रहा है वो उसकी बॉडी को धीरे धीरे पॉइजन दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। उसी दौरान टोनी स्टार्क सोचता है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी कंपनी का क्या होगा। ये सोचने के बाद टोनी स्टार्क अपनी सेक्रेटरी पेपर को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बना रहा हूँ और सारी अथॉरिटीज दे रहा हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, जिसको चाहे हायर कर सकती हो और जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहती हो वो सभी चीजें कर सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि पेपर टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए एक लड़की को बुलाती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि शील्ड की एक हिडन एजेंट होती है। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो जीतने वाला होता है वहां पर इवान आ जाता है और अपने विप्लैश से उसके गाड़ी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये न्यूज टोनी की नई सीईओ यानी कि पेपर भी देख रही होती है और तभी वहां पर उसकी कंपनी का सिक्योरिटी हेड भी आ जाता है जिसके हाथ में टोनी स्टार्क का नया सूट होता है। ये बहुत जल्द टोनी स्टार्क के पास पहुंच जाते हैं और टोनी स्टार्क को वो सूट दे देते हैं। टोनी स्टार्क उस सूट को बहुत जल्द पहन लेता है और पूरी तरह से आयरन मैन बन जाता है। इसके बाद विप्लैश और आयरन मैन के अंदर फाइट होना शुरू हो जाती है। इवान का विप्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल था जो आयरन मैन के सूट को डिस्ट्रॉय कर रहा था और उसके हर वार को रोक रहा था। बहुत देर तक ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है,
लेकिन आखिरकार आयरन मैन इवान के ऊपर काबू पा लेता है और उसके विप्लैश के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। पुलिस उसको अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयरन मैन इवान से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है ताकि उससे पूछ सके कि उसने आखिर इसके ऊपर अटैक क्यों किया, लेकिन इवान उसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद आयरन मैन कहता है कि मुझे तुम्हारा विप्लैश बहुत ज्यादा पसंद आया, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है। आयरन मैन इवान से कहता है कि अगर तुमने ये डिवाइस मेरी कंपनी को या मिलिट्री को बेच दिया होता तो तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। ये कहने के बाद आयरन मैन वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क के वहां से जाते ही इवान के हूबहू जैसा वहां पर एक कैदी भेजा जाता है ताकि इवान की जगह उस कैदी को रखा जा सके और उसकी डेथ की खबर मीडिया में फैलाई जा सके। इवान उस आदमी को मार डालता है और वहां से चला जाता है। दरअसल एक बहुत बड़े गैंगस्टर ने इवान को वहां से रेस्क्यू करवाया है ताकि वो उससे अपना मनचाहा काम करवा सके। ये न्यूज पूरी मीडिया में फैल जाती है कि इवान की डेथ हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क का राइवल जिसका नाम जस्टिन हैमर होता है वो इवान को अपने एयरप्लेन हैंगर में बुलाता है। दरअसल जस्टिन आयरन मैन का दुश्मन भी था और उसका राइवल भी। वो चाहता था कि आयरन मैन की तरह वो भी शोहरत पाए और उसी के जैसे सूट्स बना सके ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। इसलिए उसने इवान को जेल से निकलवाया था ताकि वो आयरन मैन के जैसे बहुत सारे सूट्स बना सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन मैन की तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैलना शुरू हो गया है जो उसके आर्क रिएक्टर की वजह से हो रहा है, लेकिन इस बात का आयरन मैन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करता है। टोनी स्टार्क अपनी पार्टी के अंदर आयरन मैन सूट पहनकर बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाता है और तभी उसके फ्रेंड रोड्स का कॉल आता है। वो कहता है कि यूएस एयरफोर्स तुम्हारी आयरन मैन सूट को कॉन्फिस्केट करना चाहती है और इसी दौरान रोड्स आयरन मैन के घर पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि वो आयरन मैन सूट पहनने के बाद बहुत ज्यादा नशे में पागल हो चुका है, जिसकी वजह से वो पेपर को कहता है कि देखो इसका कितना ज्यादा दुरुपयोग किया जा सकता है, अगर ये अपने आपा खो दे तो ये सभी लोगों को मार सकता है। टोनी स्टार्क उसकी एक भी बात नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स रोड टोनी स्टार्क का पुराना आयरन मैन सूट पहनकर आ जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब दोनों ने ही आयरन मैन सूट डाले हुए थे और इनके बीच घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को हराना चाहते थे। इसी लड़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे के ऊपर लेजर से अटैक करना चाहते थे। दोनों सूट से लेजर्स निकलती हैं और आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां आसपास की जगह तबाह हो जाती है। दरअसल जहां पर टोनी स्टार्क अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा था वो उसकी आर्मर कंपनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स रोड आर्मर सूट पहनकर वहां से उस सूट को लेकर चला जाता है और आयरन मैन को वहीं पर नशे की हालत में छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क को जब होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है, जहां पर वो अपने सामने निक फ्यूरी को देखता है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर निक फ्यूरी कहता है कि तुम्हारे फादर ने इस कंपनी के लिए क्या क्या सपने देखे थे और तुम नशे की हालत में उनकी दौलत और उनकी इमेज को खराब कर रहे हो। ये सुनने के बाद टोनी स्टार्क उसको चुप होने के लिए कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले। निक फ्यूरी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानता हूं जो कि मुझे नहीं जाननी चाहिए थी। दरअसल जो तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है वो शील्ड की एजेंट है और इसी ने मुझे तुम्हारे सारे राजों के बारे में बता दिया है, तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मुझे पता है। निक फ्यूरी कहता है कि मैं नहीं चाहता इन सीक्रेट्स की वजह से तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान हो। निक फ्यूरी कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ड्रेस को और भी ज्यादा एडवांस बनाओ ताकि दुनिया को इससे फायदा हो सके और दुनिया के ऊपर मंडराने वाले खतरों को तुम इस ड्रेस को पहनकर रोक सको। साथ ही निक फ्यूरी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे फादर की दी हुई कुछ बहुत ही जरूरी चीजें हैं, अगर तुम चाहते हो तो इसके बदले में तुम मुझसे वो ले सकते हो। टोनी स्टार्क निक फ्यूरी से अपने फादर की सारी बिलोंगिंग्स ले आता है जहां पर उसे पता लगता है कि उसके फादर एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जो टेक्नोलॉजी से लैस हो और इस सिटी के अंदर इस्तेमाल होने वाली एनर्जी वो खुद ही बना सके। जहां पर उसे एक छोटा सा डिवाइस मिलता है जिस डिवाइस पर उसके फादर काम कर रहे थे। टोनी स्टार्क को वहां पर उस सिटी का मैप भी मिलता है जिसे पूरी तरह और ध्यान से देखने के बाद उसे उस सिटी के मैप के अंदर कुछ और नहीं बल्कि उस कोर का डिजाइन मिलता है जो उसके फादर उस टाइम पर बनाना चाहते थे, जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं थी। टोनी स्टार्क रिसर्च करके उस आर्क रिएक्टर को तैयार कर लेता है जो पूरी सिटी को पावर दे सकता था। दरअसल ये आर्क रिएक्टर टोनी स्टार्क के फादर और वैंको के फादर ने मिलकर बनाया था, लेकिन जब वैंको के फादर इस आर्क रिएक्टर को सीक्रेटली बेचना चाहते थे तो टोनी स्टार्क के फादर ने उसको अरेस्ट करवा दिया था और एक दूसरी लोकेशन पर भेज दिया था। टोनी स्टार्क इस आर्क रिएक्टर की मदद से एक और नया सूट बनाता है जिसको वो नाम देता है मार्क 6। तभी टोनी स्टार्क को इवान का फोन आता है और वो टोनी स्टार्क से कहता है कि मैंने एक तुम्हारे
ही जैसा आयरन मैन का सूट तैयार किया है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस और डेडली है। दरअसल ये सूट इवान को टोनी स्टार्क के राइवल ने उसको दिया था। मिलिट्री के अंदर उसकी काफी जान पहचान थी, जिसकी वजह से उसने टोनी स्टार्क का पुराना सूट वहां से निकलवाया और उसको इवान को दे दिया ताकि वो इसके अंदर फेरबदल करके एक डेडली सूट बना सके। तभी हम देखते हैं कि टोनी का राइवल एक एक्सपो कर रहा होता है जहां पर वो दिखाता है कि मैंने आयरन मैन के बहुत सारे सूट्स बना लिए हैं जिनको मैंने नाम दिया है आयरन सोल्जर्स। जैसे ही ये न्यूज टोनी स्टार्क को पता लगती है वो जस्टिन के पास आता है और वो बताता है कि इवान तुम्हारे साथ धोखा करने वाला है क्योंकि उसने आज तक किसी के साथ भी सच्चाई से काम नहीं किया और वो तुम्हारे साथ धोखा करने के बाद इन सभी आयरन सोल्जर्स को अपने कंट्रोल में करने के बाद इस सिटी को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। टोनी स्टार्क जस्टिन से ये बात कर ही रहा होता है तभी इवान सारे आयरन सोल्जर्स को हैक करने के बाद अपने कब्जे में कर लेता है। साथ ही साथ एक स्पेशल सोल्जर जो कि रोबोट था जिसका नाम था वॉर मशीन, उसको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। वॉर मशीन के अंदर टोनी स्टार्क का फ्रेंड होता है जिसका नाम रोड्स होता है। वो चाहकर भी इस सूट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारा कंट्रोल इवान के हाथ में जा चुका था। देखते ही देखते ये सोल्जर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं और सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शील्ड की एजेंट नताशा आइवैन को ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंच जाती है और इधर आयरन सोल्जर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। वो आयरन मैन के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि इवान को आयरन मैन को हराना था। वॉर मशीन के साथ साथ आयरन सोल्जर्स भी आयरन मैन का पीछा कर रहे थे, लेकिन आयरन मैन बड़ी चालाकी से उन आयरन सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी उसके सामने इवान एक आयरन सोल्जर की ड्रेस पहनकर आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी होती है। इवान के पास विप्लैश भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये देखने के बाद आयरन मैन उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन इवान के सूट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इवान अब जानता था कि आयरन मैन का मुकाबला किस तरह से करना है। आयरन मैन और वॉर मशीन इवान से दोनों इकट्ठे लड़ रहे थे लेकिन वो दोनों का मुकाबला डटकर कर रहा था। तीनों के अंदर घमासान लड़ाई होती है लेकिन तभी आयरन मैन को याद आता है जब उसके दोस्त ने उसका सूट पहना था और आपस में लेजर्स टकराई थी तो वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से आसपास की चीजें सभी तबाह हो गई थी। तभी वो अपने फ्रेंड रोड्स को इशारा करता है कि हम आपस में लेजर्स दोबारा से टकराएंगे ताकि इससे हम छुटकारा पा सकें। वो ऐसा ही करते हैं, वो लेजर्स आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इस बड़े से ब्लास्ट की वजह से विप्लैश वहीं पर मारा जाता है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि इवान उस ब्लास्ट से नहीं बल्कि उसने सुसाइड कर ली थी जिसकी वजह से वो मारा गया और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के क्रेडिट सीन के अंदर हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी स्टार्क से मिलने आता है और वो बताता है कि तुम्हारी आयरन मैन वाली वॉर मशीन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर ली है और वो अब शील्ड के लिए काम करेगी, लेकिन उस सूट को तुम ऑपरेट नहीं करोगे बल्कि रोड्स ऑपरेट करेगा जो तुम्हारा फ्रेंड है। मूवी के आखिरी सीन में हमें पता लगता है एजेंट फिल कोल्सन शील्ड को बताता है कि हमने एक बड़ा सा हथौड़ा एक डेजर्ट के अंदर पाया है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो इसके लिए लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।